दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। दोस्तों, आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिन पियाजे की लाइफ के बारे में, उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में, उनके सिद्धांतों के अंदर जो सब स्टेजेस थे उनके बारे में, उनकी जो किताबें लिखी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जिन पियाजे के ऊपर हर टीचिंग एग्जाम में, कोई सा भी टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, कम से कम 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कई जगह 6 से 7 प्रश्न भी रहते हैं। और जिन पियाजे के सिद्धांतों के आधार पर ही एनसीएफ के भी बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत उसके असर पे चलते हैं। अगर आपको जिन पियाजे के सिद्धांतों का डीप नॉलेज हो जाए तो आप साइकोलॉजी के आराम से 8 से 10 प्रश्न पूरी तरह सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जिन पियाजे के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरा वादा है इस वीडियो के बाद आपका जिन पियाजे से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। यह स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे जिन्होंने बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके या निगरानी रख करके अपने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। और दोस्तों, ये सिद्धांत आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। दोस्तों, कई बार तो प्रश्न इसी से आ जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आप देख लीजिए, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था और ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, तो कई बार प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि जिन पियाजे कहाँ के थे, तो ये स्विट्जरलैंड के थे। स्विस भी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड के थे ये। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए। इन्होंने 4 महत्वपूर्ण किताबें लिखी और जिनके बेसिस पे सारे उनके सिद्धांत बेस है। तो देखिए, पहली किताब का नाम है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये 1923 में इन्होंने लिखी। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड 1926 में। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी 1927 में। और द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने कब लिखी? 1932 में। दोस्तों, इसमें ज़रा देखें आप, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो देखिए, द चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, ठीक है ना, और द चाइल्ड। आपको द चाइल्ड कॉमन मिलेगा अगर आपको कोई कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जिस तरह के राजस्थान के कुछ एग्जामों में पूछा जाता है, बुक्स के नाम भी पूछे लिए जाते हैं कि ये बुक किसने लिखी थी। तो अगर आपको जिन पियाजे के नाम याद रखना है तो आप एक ट्रिक देख सकते हैं कि द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड कॉन्सेप्शन, द चाइल्ड। ठीक है ना, मतलब द चाइल्ड वर्ड कॉमन है इनकी चारों बुक में। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, मोरल जजमेंट जैसे देखते हैं, नैतिक विकास जैसे देखते हैं, तो वो वाइगोत्स्की की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस बुक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किसने लिखी है? जिन पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिन पियाजे के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि संज्ञान क्या है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप में से कुछ लोगों को पता होगा। तो संज्ञान है क्या? ठीक है दोस्तों, संज्ञान क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षरण, धारण, समस्या समाधान, चिंतन एवं तर्कण आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञान में क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका ज्ञान है, ठीक है, जो भी आपका ज्ञान है उसको आप कैसे यूज करते हो, ठीक है, किसी समस्या आने पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पियाजे के अनुसार दोस्तों, बालकों में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंतक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की वह विचारधारा अंतक्रियावादी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अंतक्रियावादी। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों कि पियाजे क्या थे? एक अंतक्रियावादी थे। ठीक है ना। पियाजे का मानना था दोस्तों
कि ज्ञान का के निर्माण में बच्चा क्रियाशील रहता है, ठीक है ना। और उन्होंने बच्चों को क्या कहा था, नन्हा वैज्ञानिक भी कहा था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था, नन्हा वैज्ञानिक, या ये भी कि ज्ञान के निर्माण में बच्चा हमेशा क्रियाशील रहता है, ठीक है दोस्तों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें उसकी कुछ प्रमुख शब्दावलियों को समझना होगा, पढ़ना होगा, और इन्हीं शब्दावली से कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। पहला है दोस्तों स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, ठीक है। स्कीमा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की मूल इकाई है, और स्कीमा दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है साधारण, दूसरा है जटिल। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो स्कीमा एक तरह की मेमोरी, एक ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी है जो आपके बचपन से लेके आपके मरने तक, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता जाता है और सुधरता जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता जाएगा, और परिवर्तन होने के साथ साथ ये आपका संज्ञान को बढ़ाता हो जाएगा। स्कीमा एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी आप जैसे बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी है जो आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में कब वो जुड़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके लाइफ में एक्सपीरियंस आते जाएंगे, ठीक है ना, आपके पास जैसे एक्सपीरियंस आएंगे वो स्कीमा आपका उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से वो काम करता जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है दोस्तों इसी में, अनुकूलन, या इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है ना। एडेप्टेशन, ठीक है ना। एडेप्टेशन मतलब क्या, एडेप्ट करना, मतलब वातावरण के अनुसार आप खुद को एडेप्ट कर लेना, ठीक है ना। तो क्या है, वातावरण के साथ सामंजस्य रखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। अनुकूलन की दो उपक्रियाएं होती हैं, एक है आत्मसातीकरण और दूसरा है समंजन। दोस्तों एडेप्टेशन क्या है कि जैसे जैसे आपको वातावरण मिलेगा उसके अनुसार आप कैसे खुद को एडेप्ट कर रहे हो। एडेप्ट कर रहे हो मतलब कैसे उसके अनुकूल बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप उसके अनुकूल होते जाएंगे वो क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा या एडेप्टेशन कहलाएगा। अब एडेप्टेशन या अनुकूलन करने के तरीके दो तरीके के हैं, है ना। पहला है आत्मसातीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन, और दूसरा है समंजन, जिसे कहा जाता है एकोमोडेशन, ठीक है दोस्तों। तो जो आत्मसातीकरण है, एसिमिलेशन है, इसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान की योजनाओं में शामिल कर लेता है ना। मतलब क्या कि जो पुराना ज्ञान था आपके पास, है ना, जो भी आपका पुराना ज्ञान था उसमें कोई परिवर्तन किए बिना, दोस्तों फिर से सुनिएगा, पुराने ज्ञान में कोई भी परिवर्तन किए बिना आपने उसमें नया जोड़ लिया। जैसे कि आपने पहले क ख ग घ पढ़ा, है ना, फिर आपने क्या पढ़ लिया कि क से कबूतर, है ना, ख से खरगोश। तो ये क्या है, एसिमिलेशन है, आपने इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, आपने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरा है समंजन। समंजन में व्यक्ति नए अनुभवों के परिक्षेप में पुराने अनुभवों को समायोजित कर लेता है। मतलब क्या कि जो आपका पुराना स्कीमा था या जो आपका पुराना ज्ञान था उसके अंदर कुछ परिवर्तन करके, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा पहले कि आपने, इसको मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा एक बच्चा किस तरीके से सोचता है। तीसरा शब्द है दोस्तों इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जहां पर संतुलन बन जाए आपकी पुराने स्कीमा और नए स्कीमा में, जो पुराना आपका ज्ञान था और नए ज्ञान में अगर इक्विलिब्रियम बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, समय निर्धारण कहा जाता है, मतलब जहां समानता आ जाए, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों और उससे हम लोग असली समझेंगे कि आत्मसातीकरण और समंजन में अंतर क्या है, ठीक है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में अंतर क्या है, ठीक है। क्योंकि इस प्रश्न से, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से बहुत बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, उसके घर में एक कुत्ता है, ठीक है ना। तो उसके दिमाग में उसके माँ बाप ने बताया कि देखो बेटा ये जो जानवर है ये क्या है, कुत्ता है ना। तो उसके स्कीमा में क्या सेट हो गया कि एक जानवर, है ना, जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो एक एनिमल कहलाएगा, वो एक डॉगी कहलाएगा, ठीक है ना। कोई भी जानवर जिसके 4 पैर हैं वो क्या कहलाएगा, डॉगी कहलाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चा अपने उसी पूर्व ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या हो रहा है कि बच्चा अब क्या कर रहा है, काऊ को देख रहा है, ठीक है ना। जैसे ही उसने काऊ को देखा उसने बोला डॉगी, है ना। जैसे उसने काऊ को देखा उसने बोला डॉगी, है ना। तो उसके पिता ने क्या बोला कि दो बेटा ये डॉगी नहीं है, ये क्या है, काऊ है, क्या है ना, ये क्या है, काऊ है। क्या डॉगी छोटा होता है, डॉगी क्या है, डॉगी स्मॉल 4 लेग एनिमल टू इन हाउस, मतलब जो छोटा
छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, डॉगी कहलाएगा, और जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, काऊ कहलाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, अपने पुराने स्कीमा में चेंज किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एकोमोडेशन, है ना। पुराने ज्ञान में चेंज किया, अगर पुराने ज्ञान में चेंज किया तो एकोमोडेशन, पुराने ज्ञान में कुछ नया जोड़ लिया तो एसिमिलेशन, ठीक है ना दोस्तों। तो पुराने ज्ञान में जब चेंज किया तब बच्चे ने अपने मन में बना लिया कि जो भी बड़ा जानवर होगा जिसके 4 पैर होंगे वो काऊ कहलाएगा, जो छोटा जानवर होगा वो डॉगी कहलाएगा। अब बच्चा क्या करता है दोस्तों, अपने पुराने ज्ञान को यूज़ करते हुए उसने देखा हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। जैसे ही उसने घोड़ा देखा उसने उसको तुरंत बोला क्या, ये तो काऊ है, ठीक है। फिर उसके पिता ने उसको समझाया कि देखो जो काऊ है वो ऊ साउंड करती है, जैसे मुंह या जो भी काऊ साउंड करता है ना, ऊ वाला, और जो हॉर्स है वो नी करके साउंड करता है, ठीक है ना। अब बच्चे ने अपने दिमाग में एकोमोडेट क्या कर लिया दोस्तों, कि जो काऊ है वो बड़ा एनिमल है, उसके पास 4 लेग है और वो मुंह साउंड करेगी, और जो हॉर्स है वो भी एक बड़ा एनिमल है, 4 लेग है मगर वो नी साउंड करता है। आया समझ में, ये क्या है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आया समझ में आप लोगों को दोस्तों। मतलब क्या, कि जब भी आप अपने पुराने स्कीमा में कोई परिवर्तन ना करते हुए, है ना, नए ज्ञान को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको क ख ग घ वाला एग्जांपल दिया, तो वो कहलाता है क्या, एसिमिलेशन, या जैसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण, है ना। और जब कभी भी हम पुराने ज्ञान में, पुराने स्कीमा में कुछ भी परिवर्तन करके उसको लाएंगे तो वो क्या है कहलाएगा, समंजन कहलाएगा, वो एकोमोडेशन कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे हर बार एक प्रश्न आता ही आता है जिन पियाजे के इस पॉइंट से, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर। तो दोस्तों जिन पियाजे के, अभी तक हमने उसकी पूरा बैकग्राउंड देख लिया, क्या क्या देखा दोस्तों, हमने देखा स्कीमा क्या होता है, ठीक है, एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है ना, आत्मसातीकरण क्या होता है ना, हमने देखा आत्मसातीकरण क्या होता है, समंजन क्या होता है, ठीक है ना, अनुकूलन क्या होता है, या साम्य धारण क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। पहला क्या है, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो कई बार प्रश्न तो यही पूछ लेता है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था, जिन पियाजे ने दिया था। इन्होंने, जिन पियाजे ने बच्चों की अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया दोस्तों, ठीक है। कितने पार्ट में, 4 भागों में। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 साल तक रहती है, ठीक है। इस संवेदी पेशीय अवस्था को भी 6 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल के बच्चों के लिए रहती है ना दोस्तों, 2 से 7 साल के लिए। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। एक है प्राक के संप्रेत्यात्मक अवधि और दूसरा है अंतर्देशीय अवधि, ठीक है दोस्तों। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जो 7 से 11 साल तक रहती है। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 साल और उससे अधिक बच्चों के लिए रहती है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि संवेदी पेशीय अवस्था की उम्र कब से कहाँ तक रहती है, पूर्व संक्रियात्मक की कब से कहाँ तक रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी, और इसको मैंने जब ये स्लाइड, अब जब आप ये लेक्चर खत्म होगा तो एंड में मैंने इसका पूरा एक सार बना दिया है, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने वो एक चार्ट पढ़ लिया तो आप कभी इससे कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको पहले डीप में समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला है दोस्तों, पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। जब इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा, इस अवस्था के दौरान बच्चे भौतिक वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता लेते हैं। संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाएं मतलब जैसे आंखें बंद करेंगे, मुस्कुराएंगे, हाथ पकड़े, मतलब वो किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चा ऐसे बोल नहीं सकता, उसकी भाषा का कौशल अभी विकास नहीं हुआ है, भाषा कौशल का विकास नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस अवस्था में बालक तदात्मीकरण का मूल ज्ञान विकसित कर लेता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कर लेता है दोस्तों, बच्चा इस अवस्था में तदात्मीकरण का मूल ज्ञान विकसित कर लेता है, शेष संसार से अपना अलग विभेदन कर सकता है तथा कार्य प्रभाव को समझने लगता है। मतलब कि वह एक अलग बॉडी है, वह एक अलग इंसान है, ये चीज़ों में वो समझ लेता है, ठीक है ना। जन्म के बाद बालकों में केवल सहज क्रियाएं ही पाई जाती हैं, जैसे स्पर्श करने पर आंखें बंद कर लेना, चूसना, देखना आदि, जिन्हें पियाजे ने नैसर्गिक आकृति कल्प कहा है दोस्तों। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये भी प्रश्न में, अगर आप थोड़ा सा भी थोड़ा सा टफ लेवल पे चले जाएंगे तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पियाजे ने क्या कहा है इसको, नैसर्गिक आकृति, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि
इसमें एक जन्म बच्चों के अंदर एक चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो तो आपने भी वो देसी भाषा में कहते हैं हम जहाँ खेलते हैं, कभी वो अपना चेहरा छुपा लेते हैं फिर अचानक से दिखाते हैं, ठीक है ना, तो बच्चा उसको देख के खुश हो जाता है, देखने लगता है, तो उसी चीज़ को कहा जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें होता क्या है, मतलब बच्चे को ये लगता है कि ये चीज़, जैसे आपने उसको अपना चेहरा ढका या आपने ब्लैंकेट रखी, है ना, तो उसको लगता है ये चीज़ गायब हो गई है ना, और जैसे ही आपने उसे हटाया तो आप उसके सामने अचानक से आ जाते हो, तो उसको लगता है ये एक मैजिक है ना, तो इसलिए वो उसको देख के वो हंसने लगता है, उसको उसको देख के वो रिएक्ट करने लगता है ना। और दोस्तों पियाजे ने इस चीज़ को, ऑब्जेक्ट परमानेंस को फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट किया था, ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। कौन सी स्टडी दोस्तों, ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ एग्जामों में पूछ लेता है, जो अगर आप DSSB के एग्जाम्स देख रहे हो, पुराने पेपर देखें या रीट के पुराने पेपर्स देखें, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा और डीप में था, तो मैंने इसको भी आप अपने लेक्चर में ले लिया है ना दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों जीन पियाजे के सेंसरी मोटर स्टेजेस की 6 सब स्टेजेस दी हैं। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वर्ग 2 और वर्ग 1 के पेपर देखें तो उससे भी यहाँ से ये कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वर्ग 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी छोटे बच्चों पर आधारित है ना। तो अब हम इसकी 6 स्टेजेस को देखते हैं। पहला है रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। इस विकल्प के दौरान बच्चा शुद्ध रूप से जन्मजात सजगता जैसे चूसने और देखने की माध्यम से पर्यावरण को समझता है। होता क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस मतलब है क्या, जैसे कि हवा चली आपने तुरंत आंखें बंद कर ली, आपको डर लगा आपको तुरंत आपने आंखें बंद कर ली, है ना। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे यहाँ शरीर में ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस इनबिल्ट रहते हैं। अगर आप कोई सा भी बच्चा है उसकी हथेली में अगर आप अपनी उंगली रखें तो वो तुरंत उसे बंद कर लेगा, है ना। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्सेस है, मतलब वो कुछ भी आप रखेंगे तो उसे बंद कर लेगा, उसके होठों पे कुछ भी रखेंगे तो वो चूसने की तुरंत चूसना उसे चालू कर देगा। तो ये उसके अंदर रिफ्लेक्ट मतलब इनबिल्ट कैपेबिलिटी है, इनबिल्ट क्षमता है उस बच्चे के अंदर कि वो ये चीज़ें करेगा। ये कितने से कितने दोस्तों पाया जाएगा, 0 से 1 महीने के बीच में, ठीक है ना। दूसरी अवधि है दोस्तों प्राथमिक परिचय प्रतिक्रिया, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 से 4 महीने के बीच में बच्चों में पाई जाती है। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहूँगा कि नाम कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में भी याद कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी में उसके पर्यायवाची वाले शब्द यूज़ कर देते हैं, बच्चा घूम जाता है कि यार ये क्या है। तो कुछ चीज़ों के कम से कम जो स्टेजेस हैं उनके आप इंग्लिश में भी नाम याद रख लें, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस विकल्प में समन्वय, संवेदना और नए स्कीमा शामिल है। उदाहरण के लिए एक बच्चा दुर्घटना में से अपना अंगूठा चूसने सकता है, मतलब गलती से उसके अंगूठा जो है उसके मुंह में चला जाता है, ठीक है ना। अब उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है तो वो उसको क्या करता है, कंटिन्यूसली रिपीट करता जाता है। ये कौन सी अवधि दोस्तों, दूसरी अवधि, है ना। जैसे कहा जाता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तीसरी अवधि पे अब आते हैं हम लोग दोस्तों। तीसरी है क्या, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, है ना। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन ये 4 से 8 महीने के बीच में बच्चों में पाया जाता है ना। इस विकल्प के दौरान बच्चा दुनिया पर अधिक केंद्रित हो ना, हो जाता है और वातावरण में प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए जानबूझकर एक कार्यवाही को दोहराना शुरू कर देता है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा जानबूझकर एक खिलौना उठाएगा ताकि उसे उसके मुंह में डाल सके, मतलब क्या करेगा, बच्चा हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। ये दूसरी अवधि है दोस्तों, सेकेंडरी सेकेंडरी रिएक्शन। हर चीज़ को जानने की कोशिश करेगा, हर चीज़ को खुद से करने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे आपने उसको कोई खिलौना दे दिया तो वो उसको पहले हिलाएगा, देखेगा साउंड कहाँ से आ रहा है, नहीं तो उसको तुरंत मुंह में डालेगा इसलिए ताकि वो उसको टेस्ट कर सके, है ना। उसके अंदर जो भी संवेदनाएं हैं उसको वो टेस्ट कर सके, वो कैसा टेस्ट कर रहा है ना। या तो पहले वो छू के देखेगा, नहीं तो उसे चूस के देखेगा। इससे क्या होता है कि बच्चा अपने रिफ्लेक्सेस के द्वारा, अपने संवेदनाओं के द्वारा, अपने संवेगीय अंगों के द्वारा उस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगला है दोस्तों कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस, है ना। ये 8 से 12 महीने के बच्चों में पाया जाएगा। इस विकल्प के दौरान बच्चा स्पष्ट रूप से जानबूझकर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों कि बच्चा कुछ चीज़ें गलती से कर रहा था, कुछ चीज़ें इसलिए कर रहा था कि उसको उसका पता कर सके कि ये है क्या, है ना। अब क्या कर रहा है, बच्चा जानबूझकर कर रहा है। जैसे कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण की खोज शुरू करते हैं और अक्सर दूसरों को देखे गए व्यवहार का अनुकरण करते हैं। अगर आप उसको जबान निकालना सिखाओगे तो वो जबान निकालना चालू कर देगा, है ना। इस तरह की चीज़ें बच्चा करने लगता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक बच्चा यह महसूस कर सकता है कि हिलने पर खड़खड़ाहट की आवाज़, मतलब क्या कि जैसे कि आपने झुनझुना देखा होगा,
तो जैसे आपने उसके सामने बजाया, ठीक है ना, तब वो उसको पकड़ेगा और वो भी उसको हिलाने की कोशिश करेगा और उसको समझने की कोशिश करता है और वो समझ जाता है कि अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो इसमें से आवाज़ आती है। समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। अब वो समझने लगा है कि क्या मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या, मतलब अगर मैं कुछ चीज़ें करूंगा तो उससे क्या होगा, है ना? तीसरी अवस्था में, पांचवी अवस्था में आता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, है ना? ये 12 से 8 महीने आप अपने दिमाग में जब भी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक बार उस बच्चे को इमेजिन करिए, जो आपने सीधी सी बात है किसी ना किसी बच्चे को देखा होगा जो इस पूरे एज में रहेंगे। 12 मतलब 1 साल का बच्चा हो चुका है ना? हल्का हल्का वो अपने पाँव के बल पे, मतलब थोड़ा बहुत चलना शुरू भी कर चुका होगा, है ना, किसी के सहारे से। तो आप अब उसको इमेजिन करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बच्चे पांचवें विकल्प के दौरान परीक्षण और त्रुटि प्रयोग की अवधि शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा देखभाल करने वाले से ध्यान हटाने के तरीके के रूप में विभिन्न ध्वनियाँ या कार्यों का अंजाम आजमा सकता है। मतलब क्या कि अब बच्चे को क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो कुछ चीज़ों को उठा के फेंकेगा तब, ताकि लोग उसके पास जाएं, या कुछ तरह की आवाज़ें निकालेगा जिससे वो लोग उसके पास आएँ और रिएक्ट करें, है ना? छठवीं और आखिरी है दोस्तों, प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार, अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट, ठीक है ना? इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एकदम एंड स्टेज है। अब वो मतलब कि बच्चा करीबन 2 साल का हो चुका है पूरी तरह, है ना? 2 साल के करीबन पहुंचने वाला है। अब बच्चे के अंदर विचार आना चालू हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी भाषा भी, थोड़ी सी भाषा, मतलब कि वो जिसे हम पढ़ नहीं सकते, है ना, थोड़ा बहुत अपनी बोला जाए तो कि वो करके, या थोड़े बहुत साउंड अपने मुंह से निकालना चालू कर देता है। इसके में क्या है कि बच्चे अंतिम से सेमी मोटर विकल्प में दुनिया की घटनाओं और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिक्रियाओं का विकसित करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या कि कैसे रिएक्ट करें, अगर कोई हंस रहा है तो उस पर कैसे रिएक्ट करें, रो रहा है तो कैसे अपना दुख रिएक्ट करें कि रोना है ना? इस तरह की चीज़ें वो अब रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इस सारी चीज़ों को मैंने एक स्लाइड में डाल दिया ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना। अभी हम लोगों ने डीप में पढ़ लिया, अब एकदम बेसिक में पढ़ते हैं, ठीक है ना? रिफ्लेक्सेस 0 से 1 महीना, ठीक है ना? क्या होगा, बच्चा केवल रिफ्लेक्स के द्वारा समझेगा। दूसरा है प्राथमिक परिचय प्रतिक्रियाएं, मतलब या प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो 1 से 4 महीना। याद रखिएगा, अवधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यहाँ से अवधि ही पूछा जाता है, और ये कौन सी अवधि में बच्चा, ये पूछा जाता है ना? दूसरी है कौन सी दोस्तों, प्राइमरी, है ना? इसमें क्या करेगा बच्चा, हर किसी भी चीज को छूने की कोशिश करेगा, घूरेगा, ये दूसरे वाली अवस्था थी। तीसरी है कौन सी दोस्तों, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन या माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं। इसमें क्या करेगा बच्चा कि खिलौने को हिलाएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर उसके पीछे जाने की कोशिश करेगा, है ना? चौथा है कोऑर्डिनेट रिएक्शन, ठीक है ना? अब क्या करेगा बच्चा कि चीजों को ढूंढेगा, है ना? मैंने आपको बताया था ना, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन में क्या करेगा बच्चा, उस चीजों को ढूंढने के लिए उत्सुक रहेगा। 18 से 12 महीने का, 8 से 9 महीने का, 8 से 12 महीने का बच्चा, है ना दोस्तों? और है तीसरा है क्या, और सॉरी पांचवा क्या है, तृतीयक परिपत्र प्रतिक्रिया, या जैसे हम टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना? एक बच्चा एक, मतलब उसको बार बार गिराएगा और उसको देखेगा ये कहाँ गिर रहा है। आ रहा समझ में? कि वो अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर देखिए रिफ्लेक्सेस जनरेट हो चुके हैं, उसको उसके अंदर संज्ञा, उसके अंदर बुद्धि आ रही है ना? तो 1 साल के बच्चे के अंदर जिस हिसाब से बुद्धि होगी, वो चीज़ों को उठा के फेंकेगा, देखे कहाँ पहुंच रहा है, अगर कोई चीटा चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, ठीक है ना? इन चीज़ों के ऊपर वो अपनी क्रियाएं देना चालू कर देगा। आखिरी है दोस्तों इसमें कौन सा, अर्ली थॉट प्रोसेस। ये 18 से 12 महीने के बीच में बच्चे अपने मस्तिष्क में वस्तुओं के अनदेखे अंशों के बारे में भी समझना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए, अगर बच्चे ने टेबल पे कुछ गिराया, तो वो अब ये अंदाजा लगाता है कि ये कहाँ जाके गिरेगा, ठीक है ना? अब उसको मालूम चल गया कि वो कहाँ जा गिरेगा। तो दोस्तों, इस स्लाइड के द्वारा आप, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में आ गया होगा, ये जो सब स्टेजेस थी, ये वर्ग 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज़ें हर जगह नहीं मिल रही दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, है ना? अभी वो अभी लेक्चर है, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों? अगले पे जाते हैं, आगे आते हैं दोस्तों। दूसरी अवधि, दूसरी अवधि है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना? या जैसे बोलते हैं प्री ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑपरेशन मतलब कि कुछ रिसर्च करने वाला काम, तो ये और रिसर्च से जस्ट पहले की अवस्थाएं हैं, है ना? इस दौरान बालकों में भाषा का विकास सही प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। 2 साल का बच्चा हो चुका है ना? तो अब वो भाषा का विकास उसके अंदर लगभग लगभग हो चुका है। पूरी तरह वर्ड नहीं जानता होगा, मगर वो अपनी संवेदनाओं को भाषा के रूप में अब बता सकता है ना? अगर उसे भूख लग रही है, वो अब बता सकता है कि हाँ मुझे भूख लगी है ना? थोड़ा टूटे फूटे वर्डों में, लफ्जों में बोलेगा, मगर वो बोल लेगा, है ना? उनका चिंतन सामान्य अतार्किक होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना? क्या होता है, उनका चिंतन अतार्किक होगा, है ना? इस अवस्था के दौरान बच्चों में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होने लगती है, ठीक है ना?
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होने लगती है दोस्तों। ठीक है, इस अवस्था के दौरान बालकों में तार्किक चिंतन व तर्कण शक्ति का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तार्किक चिंतन और तर्कण शक्ति अभी नहीं आई है बच्चों में, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में नहीं आई है, इतना याद रखिएगा। उनका चिंतन एक प्रकार का जादुई चिंतन है, जिसको या इंग्लिश में बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। कई बार ये वर्ड आ चुका है मैजिकल थिंकिंग, पियाजे ने इसको मैजिकल थिंकिंग कहा था दोस्तों। वे काल्पनिक तो होते हैं, परंतु कल्पना शक्ति द्वारा कुछ नया सृजन या निर्माण करने की क्षमता उनमें नहीं होती। ठीक है ना, वो पूरी तरह काल्पनिक होते हैं, मगर वो रियलिस्टिक हम उन्हें नहीं बोल सकते। बच्चे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि वे हवाई किले बनाने लगते हैं। बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं दोस्तों, कि अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और हवाई किले बनाते हैं, है ना। ठीक है, और एक और चीज़ है दोस्तों, कि इस अवस्था में बालक अकेले बैठ पर एकालाप करते हैं, है ना। वाइगोत्स्की जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। उसमें वो इन्होंने एक्सट्रो स्पीच, इंट्रो स्पीच के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ इन्होंने इतना बताया था कि एक बच्चे क्या करते हैं, एकालाप करते हैं। ठीक है ना, जिन पियाजे ने। अब दोस्तों, पूर्व संज्ञात्मक अवस्थाओं को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, एक है प्राक के संप्रयात्मक अवधि और दूसरा अंतर्दृष्टि अवधि। ठीक है ना, पहला को क्या बोलते हैं, प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, और दूसरा कौन सा, इंट्यूटिव पीरियड। अब इन दोनों अवस्थाओं को बहुत डीप में हमें पढ़ना होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ना दोस्तों, वहीं से पूरे प्रश्न उठ जाते हैं और बच्चा हर बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखना, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड पढ़ रहे हैं, दूसरी वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। उस पूर्व संख्यात्मक अवस्था की जो पहली सब स्टेज है वो क्या कहलाती है, प्राग के संप्रयात्मक अवधि या प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, है ना। यह अवधि 2 से 4 साल, पूर्व संक्रियात्मक कहां से कहां तक थी, 2 से 7 साल के बीच में। ठीक है ना, और जिसमें प्राग के संप्रयात्मक अवधि कहां से है, 2 से 4 साल के बीच में। अब इस अवस्था में दोस्तों बालकों में दो सीमाएं आ जाती हैं, है ना, जिसे बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला है जीववाद या सजीव चिंतन, है ना। इंग्लिश में हम बोलेंगे तो एनिमिज्म। ठीक है ना, मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ इंग्लिश वाले वर्ड, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, कि उसके प्लूरल्स वर्ड वो लोग जल्दी उसके सिमिलर वर्ड यूज़ नहीं करते, मगर हिंदी में वो लोग इसके इतने सिमिलर वर्ड यूज़ करने लगते हैं कि हम कई बार उसमें घबरा जाते हैं, हमें लगता है कुछ नया पूछ लिया ये तो। इसलिए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है उनको ज़रूर पढ़ें, है ना। अब एनिमिज्म क्या है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं 2 साल से ऊपर के, है ना, 2 से 4 साल वाले, ये क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियों से खेलने लगते हैं और उनको ये लगता है कि उनमें भी जीवन है ना दोस्तों। और उनमें जो ये जीवन है उसी को कहा गया है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब क्या, कि वो एक अलग दुनिया में है ना। वो हर चीज़ में जीववाद समझ लगते हैं, वो घर घर खेलने लगते हैं या दूसरी चीज़ें खेलने लगते हैं। वो गुड्डे गुड़ियों से बात करने लगते हैं, या कार से बात करने लगते हैं, या कार को से इमेजिनेशन करने लगते हैं। ये सब क्या है दोस्तों, ये एनिमिज्म है। ठीक है ना। दूसरी जो सीमा इन बच्चों में आती है दोस्तों, वो है क्या, ईगो सेंट्रिज्म, है ना। ईगो सेंट्रिज्म जैसे बोलते हैं आत्म केंद्रीयता। अब ये आत्म केंद्रियता क्या है ना। उनको ये लगता है दोस्तों कि उनका पूरी दुनिया उनसे शुरू है और उन्हीं पे खत्म। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उनको ये लगता है कि उनके माँ और पिता पे केवल और केवल उन्हीं का हक है और किसी का हक नहीं। अब आप समझ सकते हैं, मतलब क्या, कि केवल उनको ये लगता है कि जो भी दुनिया है वो सिर्फ मुझसे रिलेटेड है। मतलब उनके अंदर मोरलिटी अभी नहीं जनरेट हुई है ना। ये एक बहुत बड़ी एक सीमा है। मतलब अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे और उनको वो चाहेंगे कि इवन उनका भाई क्यों ना हो, उसके अंदर वो प्यार बांटा ना जाए, है ना। वो प्यार किसी में माँ बाप में इवन हो तो ना बांटा जाए। ठीक है ना। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि इस ईगो सेंट्रिज्म को फाइंड करने के लिए जीन पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था क्या, 3 पर्वतों की समस्या। ठीक है ना, 3 माउंटेन्स प्रॉब्लम, है ना। ये कई बार कुछ एग्जाम से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी ले लिया। याद रखिएगा, उन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए क्या किया था, बॉल एंड ब्लैंकेट पे एक्सपेरिमेंट किया। ईगो सेंट्रिज्म के लिए उन्होंने कौन सा टेस्ट किया, 3 पर्वतों की समस्या या द 3 माउंटेन प्रॉब्लम, है ना। दो, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश में ही पूछ ले, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों वर्ड याद रखेंगे। 3 माउंटेन्स प्रॉब्लम या 3 पर्वतों की समस्या, उन्होंने ईगो सेंट्रिज्म के बारे में बताया और उनको फाइंड किया कि इनको बच्चों के अंदर ये सीमा है। ठीक है, अगली अवधि में आते हैं दोस्तों। अगली है अंतर्दृष्टि अवधि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार कई बच्चा इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, इरिवर्सिबिलिटी में, लैक ऑफ कंजर्वेशन में। ऑप्शन दोनों दिया होता है और वो कंजर्वेशन लगा देता है इरिवर्सिबिलिटी की जगह। तो जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अंतर्देशीय अवधि ये होगी 4 से 7 साल। अब बच्चे को आप हमें इमेजिन करके हमेशा चलते जाइए कि कोई बच्चा है जो 4 से 7 साल का, आपने जिस किसी ना किसी बच्चे से मिले होंगे जो 4 से 7 साल की अवधि में होगा, उसका दिमाग बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ठीक है ना। इस अवधि में 4 से 7 वर्ष तक की अवधि होती है। इस अवधि में बालकों का चिंतन पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है।
अंतर्दर्शी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई एक के बाद एक चीजें सेट नहीं होंगी, बस वो होगा, है ना। इस अवस्था की कुछ कमियां हैं, और जो कमियां हैं दोस्तों वो है तीन, है ना। पहली कमी है क्या है, इरिवर्सिबिलिटी। जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है अनुक्रमणशीलता या पलटावी चिंतन की कमी, या और भी बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, मगर इंग्लिश में हमेशा एक ही वर्ड यूज होगा जिसका नाम है इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। मतलब क्या, बच्चे को अगर आपने पढ़ाया कि 2 × 4 = 8, ठीक है, समझ लीजिएगा, बच्चे को आपने समझाया कि 2 × 4 = 8, बट अगर आप उससे पूछेंगे 4 × 2 = क्या होगा, तो नहीं बता पाएगा। आया समझ में, बच्चे को मालूम होगा 2 × 4 = 8 है, मगर अगर आप उससे जस्ट उल्टा करके पूछ लेंगे कि 4 × 2 क्या होगा बेटा, तो वो नहीं बता पाएगा। मतलब क्या है, बच्चा उसको पलट के नहीं देख पाता, बच्चा ये नहीं समझ पाता कि पानी से बर्फ बना है और फिर बर्फ से पानी बन सकता है क्या, ये चीज बच्चा नहीं समझ पाएगा। आ रहा समझ में, मतलब क्या है कि वो उसको इरिवर्सिबल करके नहीं सोच पाता कि जो चीज जिससे बनी है उससे वापस आ सकती है क्या, ये चीज नहीं समझ पाएगा। दूसरा है दोस्तों संरक्षण की कमी, मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन। आपने 2 कांच के गिलास में 2 पानी रखा, फिर आपने क्या किया, एक लंबी सी गिलास ली, है ना, जो जिसका जिसकी चौड़ाई कम होगी और लंबाई ज़्यादा होगी। तो अगर आपने जैसे उसमें पानी भरा, उसमें क्या पानी आपने इक्वल अमाउंट रखा, अगर आप बच्चे से पूछेंगे किस में ज़्यादा पानी है, तो वो क्या कहेगा, ये बड़ी वाले में ज़्यादा है, ठीक है ना। जबकि उसको अभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ है कि चीज़ों के साइज से मैटर नहीं करता, वो कितना अमाउंट है उससे इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर अभी नहीं जनरेट होती, ठीक है ना। कौन सी अवस्था में दोस्तों, प्री कॉन्सेप्शनल अंतर्देशीय अवधि, या हम बात करें किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज में, है ना। प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। तीसरी है दोस्तों विकेंद्रता की कमी, लैक ऑफ डिसेंट्रलिटी। बच्चा इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा सेंट्रली रहता है। मतलब क्या, कि आप बच्चों को क्लासीफाई करके नहीं पढ़ा सकते। 2 से 4 साल के बच्चों को आप ये नहीं बता सकते कि ये इसका पार्ट है, उसके पार्ट में फिर 2 पार्ट हैं, फिर उस पार्ट में 3 पार्ट है, ये बच्चा नहीं समझ सकता। बच्चा सिर्फ एक ही जगह सोचेगा और सिर्फ उसी चीज के बारे में सोच पाएगा, उससे अधिक के बारे में एक एक बारे में उससे ज्यादा चीजें नहीं समझ सकता, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था दोस्तों, एनिमिज्म, है ना, जीववाद। मतलब क्या है, वो किसी भी टेडी बियर में किसी चीज में जीव सोचने लगेगा। दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म, है ना, मतलब क्या कि जो भी सोचेगा कि सारी चीजें मुझसे ही रिलेटेड है, मेरे से आगे पीछे नहीं, ठीक है। तीसरा है क्या, इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि उसको पलट के नहीं सोच पाएगा। चौथा है कंजर्वेशन, की उसको नहीं पता चलेगा कि अमाउंट ज्यादा मैटर करता है, उसको जो बड़ा दिखेगा बोल देगा कि ये बड़ा है, ठीक है ना। अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने आपको पानी वाले एग्जांपल समझाया। चौथा है, पांचवा है दोस्तों लैक ऑफ डिसेंट्रिलिटी, मतलब वो क्लासीफाई नहीं कर पाएगा चीजों को, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी अवधि आ जाती है, जैसे कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या जैसे कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में दोस्तों एक ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, कि आप बच्चे को कोई भी मूर्त चीजें, मतलब कि ठोस चीजों को लेकर के पढ़ाएंगे तो बच्चा उसे तुरंत समझ जाएगा, है ना। अगर आप उसे ट्रायंगल दिखाएंगे तो वो ट्रायंगल देखेगा, फिर वो ट्रायंगलों को समझ जाएगा, मगर हाँ, ट्रायंगल में एंगल कितना है वो नहीं बता पाएगा। आ रहा समझ में। आप उसके सामने स्क्वायर रखेंगे तो वो बता देगा कि ये स्क्वायर है, आप उसके सामने हेक्सागोन रखेंगे तो बता देगा हेक्सागोन है, मगर हेक्सागोन के एंगल्स कितने हैं, ट्रायंगल्स के एंगल्स कितने हैं, ये चीजें वो नहीं बता पाएगा। वो शेप से, ठोस से, मूर्त चीजों को देख करके अपने ज्ञान को विकसित कर लेता है, मगर उसके अंदर की चीजें, मतलब जो अमूर्त चीजें हैं उसके बारे में उसका कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। अब जरा समझेंगे, उनका चिंतन, बच्चों का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध व तर्कसंगत होना शुरू हो जाता है। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में आत्मकेंद्रिता व उत्क्रमणशीलता की कमी आदि गुण का अवस्था में नहीं पाई जाती। मतलब जो भी कमियां थी पिछले वाले सेंस में, अब वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं पाई जाती। मतलब क्या, अब बच्चा रिवर्सिबल चीजें सोच लेता है। अब वो 4 × 2 = 8 अगर होगा, उसको ये मालूम है, तो अब उसको ये भी मालूम हो जाता है कि 2 × 4 = भी 8 होता है, ठीक है ना। अब उसको ये पता चल चुका है तीसरी अवस्था, मतलब कि उम्र में, है ना। तीसरी अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में वो ये भी बता सकता है कि अमाउंट ज्यादा मैटर करता है, साइज नहीं, है ना, ठीक है ना। वॉल्यूम मैटर है यहाँ पर, साइज नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी अवस्था, है ना। चौथी अवस्था में आ जाते हैं, जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। ये 11 वर्ष से 14 से 15 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है ना, है ना। और इसमें क्या होता है, बच्चा काल्पनिक रूप से सोच सकता है, मतलब कि जो चीजें नहीं दिख रही, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि बच्चा ट्रायंगल के बारे में समझ लेगा, मगर ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स हैं वो नहीं बता पाएगा कि ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, ये चीजें नहीं बता पाता पिछली अवस्था में, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। मगर अमूर्त, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, है ना, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है,
ये फॉर्मल होगा, सॉरी, है ना, ये कॉन्क्रीट ना होके फॉर्मल होगा, ये दो जगह हो गया है ना, थोड़ा इसको ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो क्या है दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, निगमात्मक और आगमात्मक चिंतन बच्चे में था। मतलब क्या, बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग डिसाइड करता है। अगर आप उसके सामने लाइन से छोटी से बड़ी चीजें रख देंगे तो उसको अरेंज कर लेगा, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अब क्या है, बच्चा कॉन्सेप्ट समझ सकता है ना, वो ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट समझ सकता है, वो लेंथ समझ सकता है, वो लाइन स्पीड के बारे में समझ सकता है ना, जो चीज़ उसको नहीं दिख रही। और इसी टेस्ट को मतलब बच्चा अब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आ चुका है, बच्चा अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ चुका है। ये चीज़ें चेक करने के लिए जिन पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, है ना, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था पेंडुलम, है ना, पेंडुलम। पेंडुलम किया उन्होंने, पेंडुलम टेस्ट किया। पेंडुलम टेस्ट में बच्चे ने, उनके ही बच्चों थे तीन, उन तीनों ने ये बताया कि तीन एक पेंडुलम उन्होंने छोड़ा, मतलब कि एक टाइम में, तो उन्होंने फिर बताया कि 1 मिनट में कुल कितनी बार इन्होंने उसको मूवमेंट हुआ है, वहाँ कितने रिवोल्यूशंस हुए हैं उनके, ठीक है ना। तो एक ये भी याद रखेगा। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ उनके टेस्ट के बारे में, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए बॉल एंड ब्लैंकेट टेस्ट किया, है ना। ईगोसेंट्रिज्म के लिए उन्होंने 3 माउंटेन्स प्रॉब्लम दी, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लिए उन्होंने क्या किया, पेंडुलम टेस्ट किया, ठीक है ना। अब दोस्तों हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना जिन पियाजे के बारे में, अब उस पूरी चीज़ों का सार मिला रहे हैं ताकि आपको कभी भी वो चीज़ें भूले नहीं। और दोस्तों ये चीज़ जो है आपको कभी भी नहीं भूलनी है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चीज़ आप, अगर आपको ये स्लाइड याद हो गई, ठीक है ना, ये पेज आपको याद हो गया, उसके बाद आपसे एक भी प्रश्न जिन पियाजे के ऊपर गलत नहीं होगा। जो आपको एक बार बेसिक नॉलेज देना था मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इतनी स्लाइड से ही आते हैं, है ना। जो बेसिक थे, जैसे कि आपको जो 3 टेस्ट बताए मैंने, उसके बारे में आपको समझा दिया, 3 टेस्टों के बारे में, है ना। अब उसके अलावा जो है, एक बार उसके अलावा जो जैसे जो बुक्स के नाम थे, है ना, वो चीज़ हमने पढ़ी। अब इन चीज़ों के बारे में को एक बार हम जल्दी से इसको पूरे को सार को ख़त्म करते हैं, निपटाते हैं, और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अवस्था एक कौन सी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। एज कब से कब तक बच्चों के लिए, 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल के बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्या 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 हो जाता है उनमें, संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से बच्चा हर चीजें समझता है, ठीक है ना। अब मुख्य पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पॉइंट आएगा वस्तु स्थिति पूछेगा बच्चा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब जो उठता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, संवेदीय पेशी अवस्था में। आगे समझ में, ठीक है। अगला है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जैसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उम्र क्या है दोस्तों, 2 से 7 साल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार का विकास हो जाता है ना। और अब इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट्स आने लगते हैं, जैसे प्रतीकात्मक विचार कहा जाता है ना। उसके बच्चे के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, इरिवर्सिबिलिटी भी रहती है, ठीक है ना। बच्चा जादुई चिंतन करने लगता है, एकालाप करने लगता है, एनिमिज्म करने लगता है, इगोसेंट्रिज्म करने लगता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन उसके अंदर होता है, ठीक है ना, संरक्षण की कमी पाई जाती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। मतलब ये जो की पॉइंट्स हैं, आपको ये की पॉइंट्स हमेशा याद रखना चाहिए कि ये की पॉइंट प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर आते हैं, बात खत्म। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये अवस्था कौन सी, तो आप सीधा लगा देंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आया समझ में, आया दोस्तों। देखो डीप में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मगर अब है इसको पूरे को सार में एक बार निपटाना, जो हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाए। तीसरी अवस्था की बात कर रहा हूं दोस्तों, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये रहेगी, अरे सॉरी दोस्तों, ये रहेगी 7 से 11 साल। ये थोड़ा सा गलत मिसटाइप हो गया है। ये रहेगी 7 से 11 साल, है ना। ये रहेगी 7 से 11 साल। और मूर्त ठोस अवस्था वस्तुओं के आधार पर मानसिक सक्रिया करने लगती हैं, ठीक है ना। पलटने, रिवर्सिबिलिटी की आ जाता है इनके अंदर, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण भी आ जाता है, मतलब हिरार्चिकल क्लासिफिकेशन भी कर सकता है बच्चा, और रिवर्सेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको इसको 11 साल कर लीजिएगा, 1 मिनट, इसको, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है इसमें, इसके लिए सॉरी। ये हो जाएगा 7 से 11 साल, है ना दोस्तों, 7 से 11 साल, है ना। ठीक है, ये कौन सी थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें चाहे क्या होगा, बच्चा मूर्त चीजों को देख करके तुरंत रिएक्ट करना चालू कर देगा, उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज होगा। और आखिरी अवस्था है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तार्किक, व्यवस्थित और अमूर्त चिंतन। तार्किक, व्यवस्थित और अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था है दोस्तों, आखिरी वाली, ठीक है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना। तार्किक चिंतन देखिए दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही चालू हो जाता है, मतलब तीसरी वाली अवस्था से। मगर
व्यवस्थित नहीं रहती वो, है ना। मगर जो लास्ट स्टेज है 12 वाला, वहाँ तार्किक, व्यवस्थित और अमूर्त सोच के बारे में पूरी तरह डेवलप कर लेता है बच्चा चौथी अवस्था में। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। जरा बस इसको सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी, है ना, 7 से 11 वर्ष वाले के लिए। तो आपको ये पूरा लेक्चर मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हो वर्क टीम को लेकर के या साइकोलॉजी को लेकर के, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम इसको और अच्छे से सुधार सकें, है ना। तो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, है ना। आगे अगली सीरीज़ में दोस्तों सिर्फ जीन पियाजे के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है वर्ग 2 और वर्ग 1 में पूछे जा चुके हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।